दर्शकों नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। दर्शकों आज बात कर लेते हैं शादी को लेकर। देखिए, जो मैरिज है वो दो दिलों का मिलन है, एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आजकल मैरिज बहुत ज़्यादा एक कॉमन ट्रेंड बन गया है कि टूटती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, एक तो पहले ज़माने में बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग, घर के हेड डिसीज़न लिया करते थे और इन दैट केस लव मैरिजेस कम होती थी। लेकिन आजकल विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम लोगों के व्यूज़ बदल गए हैं और पेरेंट्स ने बच्चों को फ्रीडम भी दे दी है। दे कैन चूज़ देयर ओन पार्टनर और इसमें कोई गलती भी नहीं है, गलत बात भी नहीं है। तो शादी कौन सा ग्रह देता है? अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मैरिज का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र और बृहस्पति। मंगल मंगल स्पाउस को दर्शाता है आपके। शुक्र अगर मेल की कुंडली है तो वो अपने शुक्र को देखेगा शादी के लिए, और फीमेल की कुंडली है तो वो जनरली बृहस्पति को भी देखते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब बेनिफिक्स जो होते हैं वो जल्दी शादी देते हैं, और जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये शादी में डिले करते हैं। अगर आपके सातवां घर शादी का होता है, अगर, और सातवां घर कौन सा होता है जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें बता रही हूँ कि आप काल पुरुष की कुंडली में रेफरेंस पॉइंट एरीज लग्न लेते हैं और उसके जस्ट ऑपोजिट ऐसे यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 7 लिखा होगा, ये शादी का घर होता है। और ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आपकी कौन सा लग्न है, कौन सी राशि। तो 7वें घर से जनरली फर्स्ट मैरिज देखी जाती है, और 9वें और 11वें घर से हम सेकेंड मैरिज देखते हैं। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स लाइक अगर 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो इन दैट केस आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। शुक्र के साथ में इन केस चंद्रमा है, अगर शुक्र के साथ मरकरी है तो 16 से 23 साल में आपका विवाह होने के चांसेस हैं। लेकिन जब चंद्रमा शनि के साथ होता है 7वें घर में तो वो शादी तो आपकी जल्दी फिक्स करवा देगा, लेकिन जो शादी देगा वो 2 साल के बाद देगा। वीनस और सैटर्न अगर 7वें घर में है तो 23-24 साल के बीच में आपकी शादी होती है। सैटर्न अकेला बैठा है तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे कोई सी मैरिज हो, 35 साल के बाद ही आपको शादी देगा। वो पहले परखेगा। सिमिलरली राहु केतु भी आपको शादी में डिले करते हैं। राहु केतु आपको आपका विवाह जाति के बाहर भी करवा सकते हैं। जब 5वें और 7वें घर का संबंध बन जाता है तो इट बिकम्स अ योगा फॉर लव मैरिज। लग्न का, 5th का, क्योंकि जो 5th हाउस है वो रोमांस का है, अफेयर्स का है, पैशन का है। तो जब 5th और अगर 7th का संबंध बनेगा
तो इट विल मोस्ट प्रॉब्ली बी अ लव मैरिज योगा, आपकी लव मैरिज होगी। और अगर ये शादी खुदा ना करे टूट जाती है, तब तब क्या होता है? तब हम सेकंड मैरिज कहाँ से देखते हैं? सेकंड मैरिज देखेंगे 9वें घर से और 11वें घर से। इट रिप्रेजेंट्स सेकंड मैरिज। सो व्हेन फिफ्थ लॉर्ड गोज इनटू द 7th हाउस, मतलब अफेयर्स का शादी के घर में जाकर बैठ गया लॉर्ड, और 7th लॉर्ड 5th में आ गया, तो आपकी लव मैरिज होगी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर फर्स्ट मैरिज। सेकंड मैरिज के लिए 7th लॉर्ड इन 9th और 9th लॉर्ड इन 7th, और यहाँ पर अगर 11th की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो सेकंड मैरिज कंफर्म्ड ही होती है। फर्स्ट मैरिज तो इजीली हो जाती है, राइट? लेकिन जो सेकंड मैरिज होती है दैट इज कॉल्ड राहुइश मैरिज, क्योंकि उसमें डिज़ायर इन्वॉल्व होती है। एक शादी टूटने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि मेरी दूसरी शादी जल्दी हो, तो इट हैपन्स ड्यू टू डिज़ायर, इसलिए 11th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और 11th हाउस डिज़ायर का है। जो थर्ड मैरिज होती है, अगर वो भी टूट जाती है, तो थर्ड मैरिज होती है वो कालपुरुष की कुंडली का तीसरा घर दर्शाता है। मतलब वहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? मरकरी की राशि बैठी है। और मरकरी जनरली ये देखने में आता है कि जो थर्ड मैरिज होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्टैटिक होती है। अब कुछ लव मैरिज के योगास हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर शुक्र और मंगल का योग हो आपकी कुंडली में, तो ये जो शादी होगी इट विल बी आउट ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके आपसी अट्रैक्शन के कारण होगी। इन केस शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे, 7th लॉर्ड है शुक्र, मतलब 7वें घर में बैठे हों, तो ये जो शादी होगी, चंद्रमा क्या है? माइंड का कारक है, इमोशंस का कारक है, तो इट विल बी आउट ऑफ इमोशन, इट आउट ऑफ अफेक्शन, मतलब इमोशनल मैरिज होगी। आप दोनों के इमोशंस की वजह से ये मैरिज परफॉर्म होगी। अगर शुक्र के साथ मरकरी बैठा है, तो पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी। मरकरी क्या है? फ्रेंड दर्शाता है। तो पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी जो कि शादी में बदल सकती है। और अगर इस कंजंक्शन में राहु, जो कि डिज़ायर को एग्जग्रेट करता है, वो भी मिल जाए, तो क्या होगा? अगर राहु भी मिल जाए तो ऐसे में जो राहु इसको एनहांस कर देता है, आपकी जो अटैचमेंट है, क्योंकि राहु हर चीज़ को, ये विस्फोटक है। राहु क्या है? विस्फोट है। विस्फोट की तरह आपकी अटैचमेंट को बढ़ा देगा। अगर 5th लॉर्ड 7th में है तो, और 7th लॉर्ड 5th में है तो म्यूचुअल लव मैरिज है। अगर 6th लॉर्ड दूसरे घर में आ गया, तो ये जो शादी होगी, अगर छठे घर का स्वामी दूसरे घर में चला गया, तो ये शादी होती है विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि दूसरा घर आपका किसका है? फैमिली का है। फैमिली कंसेंट से होती है, कम्युनिटी का है। अगर 7वें घर का मालिक 9वें में चला गया और 9वें घर का मालिक 7वें में आ गया, तो ये शादी विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी होती है। और अगर इसमें 11th लॉर्ड भी सपोर्ट करे तो ये कंफर्म हो जाती है, क्योंकि 11th इज डिज़ायर। अब अगर राहु और वीनस लिब्रा, स्कॉर्पियो
और पाइसेस में हूँ और बैठे कहाँ हूँ, 5th हाउस में, 7th हाउस, 8th हाउस और 2nd हाउस में, तो भी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज। राहु के साथ दारा कारक अगर आ जाए तो भी आपकी लव मैरिज होती है। देखिए जो 2nd हाउस है, 2nd हाउस किसका है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये आपके रिलेटिव्स को, आपके परिवार को सिग्निफाई करता है। 5वां घर रोमांस का है, इंटीमेशन का है, पैशन का है, बॉन्डिंग का है। और 7वां घर आपके लव रिलेशनशिप का है, शादी के बाद। 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है इन लव मैरिज। और 12वां घर बेड प्लेजर्स का है। तो ये थे कुछ शादी के कॉम्बिनेशन, फर्स्ट मैरिज और 2nd मैरिज के। अब अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड या शुक्र, इनके ऊपर कोई मेलेफिक इफेक्ट ना हो, मतलब ये निष्पाप हों, इनके ऊपर कोई भी मेलेफिक इफेक्ट ना हो, तो आपकी अर्ली मैरिज होती है और सक्सेसफुल होगी ये शादी। अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो या नीच का हो और पाप कर्तरी योग में हो, पीड़ित हो, पाप कर्तरी मतलब उसके दोनों साइड में, शुक्र के दोनों साइड में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हों, तो शादी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसको मतलब ये शादी टूटने के वो बन रहे हैं, अगर मेलेफिक उसके ऊपर आ गया, पाप कर्तरी में हो गया, योग बन रहे हैं। लेकिन इसको बचाया कैसे जा सकता है? देखिए जब दशा चेंज होती है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका टाइम चेंज होने से आपका दिमाग चेंज हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर आपका डिवोर्स होने जा रहा है, आपको लग रहा है हम डिवोर्स ले लें, तो अगर आप दशा, अच्छी दशा आ रही है आपकी और आप दशा चेंज के लिए वेट करेंगे, तो ऐसे में आपकी शादी बच भी सकती है। तो कहने का मतलब है दशा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ गुड रिलेशनशिप और ब्रेकिंग अप ऑफ मैरिज। अगर 7th हाउस, 7th लॉर्ड पर बहुत ज़्यादा पीड़ा आ रही है और दशा भी अच्छी नहीं है, तो इन दैट केस शादी टूटेगी ही टूटेगी। मतलब दशा अंतरदशा पाप कर्त्री में है और वो दशा भी उसको फेवर कर रही है मैरिज ब्रेकअप के लिए, तो वो इन दैट केस शादी आपकी टूटेगी। लेकिन उसको बचाने के लिए आपकी विल पावर और आपकी दशा, अच्छी दशा की अगर आप वेट करें तो यू कैन प्रोटेक्ट योर मैरिज। ये सब जो एफ्लिक्शन है ये आप D1 में भी चेक कीजिए और कंफर्मेशन तब होती है जब D9 में भी अगर वो जो प्लैनेटरी पोजीशन इसमें आ रही है वो D9 में भी हो, तब कंफर्मेशन होती है। एफ्लिक्शन मतलब शादी टूटने के लिए एफ्लिक्शन D9 में भी आपको आनी चाहिए। तो जब वीनस के ऊपर एफ्लिक्शन आती है तो इन दैट केस आपकी जो सेकंड मतलब तब हम देखते हैं सेकंड मैरिज के लिए। वैसे तो 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस इनका कनेक्शन आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड मैरिज के आपके चांसेस हो सकते हैं और दैट डिपेंड्स ऑन दशा। अगर उनकी दशा ही नहीं आ रही, कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तब नहीं ऐसा होगा। और 7th, 9th और 11th मिल जाएं तो आपके मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
अब लग्न में से, अब हम ये लग्न से इसको देखते हैं। अगर लग्न और चंद्रमा में से दोनों को देखा जाता है कि कौन बली है। कई बार क्या होता है, हमारा जो लग्न है वो हमारी मैरिज को कंफर्म नहीं कर रहा होता है, सेकंड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज हो। इन दैट केस हम क्या देखते हैं, लग्न में से और चंद्रमा से जो स्ट्रांग है तो हम प्लैनेटरी पोजीशंस को से हम वेरीफाई करते हैं। फिर दशा के बाद हम गोचर भी देखते हैं कि शादी का कौन सा टाइम आ रहा है। सेवंथ लॉर्ड की दशा हो, सेवंथ हाउस पे में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा हो, गोचर सेवंथ हाउस को फर्स्ट मैरिज के बाद बता रही हूँ, उसका जुपिटर का सैटर्न का गोचर उसको फेवर कर रहा हो। और अगर टूटने का है तो फिर आप उसमें 6th हाउस 8th हाउस इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 12th हाउस मतलब 4th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस, इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। इनके ऊपर मेलेफिक इफेक्ट होंगे तो शादी टूटेगी। लग्न के ऊपर होगा, मतलब अगर चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो शादी नहीं टूटेगी। और इफ़ दे आर इन एफ्लिक्शन तो भी शादी टूटने के चांसेस हैं। और तीसरा घर कौन सा है ना, सेकंड अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो थर्ड हाउस इज 7th फ्रॉम 9th, तो ये हम थर्ड हाउस को भी सेकंड मैरिज के लिए देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फिर थर्ड के लिए देखेंगे आप उसको। और अगर कमिंग दशा थर्ड हाउस की है और अच्छी नहीं है तो उसका भी इफेक्ट आपके मैरिज के टूटने या बचने पर पड़ेगा। मांगल्य स्थान कौन सा है, 8वां घर आपका मांगल्य स्थान है, इसलिए मैंने 4, 8, 12 ये 3 घर कहे हैं कि अगर इन पर भारी एफ्लिक्शन होगा, दशा भी फेवर कर रही होगी इनको, तभी सेकंड मैरिज होगी, तभी आपकी शादी टूटेगी, वरना नहीं टूटेगी। अब इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये देखिए, ये एक कुंडली है लियो लग्न की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी। देखिए, लग्ना लॉर्ड, हम सबसे पहले लग्न को चेक करते हैं। लग्ना लॉर्ड कहाँ गया, 10th हाउस में गया है, और 10th हाउस में लग्न इस सूर्य वीनस के साथ है, जो कि इसकी का एनिमी प्लैनेट है। तो इसका मतलब एक तो लग्न को एफ्लिक्शन हो गई। अब हम देखते हैं कि जो चौथा घर, क्या चौथे घर को एफ्लिक्शन है। अब देखिए, चौथा घर जो है हमारा, इस पर राहु का एस्पेक्ट 5वां पड़ रहा है, और दूसरे घर से जो परिवार का घर है वहाँ से इसको शनि देख रहा है। इसका मतलब 4th हाउस को एफ्लिक्शन हो गई। यहाँ से क्रूअल सन भी देख रहा है, और 9th हाउस से अगर हम देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 4 दृष्टियाँ होती हैं, 7, 4, 8, तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब 4th हाउस पर भारी एफ्लिक्शन है। इसी तरीके से जो 7th का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, परिवार के घर में बैठा, और उसके ऊपर देखें कोई एफ्लिक्शन है, केतु, यस, वो उसके ऊपर केतु नामी दृष्टि से उसको देख रहा है। ठीक है, तो 7th लॉर्ड शनि है, जो कि दूसरी बात, 7th की शनि की 2 राशियां होती हैं, एक तो मकर और एक एक्वेरियस। तो जो मकर राशि है, जो मून है, वो शनि की राशि में बैठा, और उसको केतु से एफ्लिक्शन है, और केतु जो है दूसरे घर को भी एफ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो सेवंथ लॉर्ड
जो है सेवंथ लॉर्ड की जो दूसरी राशि है वो लिटिगेशन हाउस में है, राइट। तो चौथा घर को एफ्लिक्शन है, लग्न को एफ्लिक्शन है, और दूसरे घर में सेवंथ लॉर्ड जाकर अपने से 8वें बैठ गया, तो सेवंथ लॉर्ड को भी एफ्लिक्शन हो गई। अब देखते हैं हम 8वां 8th का लॉर्ड कौन है। 8th का लॉर्ड है बृहस्पति, और बृहस्पति कहाँ बैठा है, वो सेकंड हाउस में बैठा है शनि के साथ, तो इसको भी एफ्लिक्शन हो गई। अगर हम देखें कि यहाँ पर, राइट, केतु, हाँ केतु से भी इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है 9वीं, छठे घर से लिटिगेशन हाउस से सेवंथ लॉर्ड शनि पर। दूसरा इसका मतलब 4th हाउस को हो गई, 6th हाउस को हो गई, लग्न को हो गई, 7th को हो गई, और बेसिकली हमें 4, 8, 12 का देखना है, तो 8वें को भी हो गई। 12वें को देखें तो ये मंगल 9वें घर से चौथी दृष्टि डाल रहा है 12वें घर पर, और वहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठा है, राइट। तो ये इसका मतलब 4, 8, 12 में हैवी एफ्लिक्शन है, राइट। और इसको हमें कंफर्म करना है, इसको हम कंफर्म करेंगे कहाँ से, इसको हम कंफर्म करेंगे नवांश से। अब देखते हैं नवांश में, राइट। देखिए अब ये नवांश है, अब हम नवांश से वेरीफाई करते हैं, राइट। नवांश में आप देखिए लग्न में केतु बैठा है, और चौथे घर को एफ्लिक्शन है। चौथे घर को एफ्लिक्शन कहाँ से है, चौथे घर का लॉर्ड चंद्रमा है। देखिए चौथे घर का लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि 12वें में जाकर बैठ गया, मतलब चौथे घर को भी एफ्लिक्शन आ गई, जिसके साथ में शनि भी बैठा है, राइट, सूर्य भी बैठा है, और 7वें घर को में राहु बैठा है, तो चौथे घर को एफ्लिक्शन हो गई, 7वें घर को एफ्लिक्शन हो गई। 8वें घर की राशि जो है मंगल की राशि है, और मंगल की दूसरी केतु को मंगलवत माना जाता है, तो केतु मंगल की राशि में बैठा हुआ है लग्न में, और 12वें घर में शनि बैठा है, और सूर्य भी बैठा है, और जुपिटर, तो मतलब 12वें घर को भी एफ्लिक्शन हो गई। दूसरी एफ्लिक्शन मंगल की चौथी दृष्टि जो है 12वें घर को पड़ रही है। इस तरीके से देखिए चंद्रमा चौथे घर का वो एफ्लिक्टेड है, वो 12वें में चला गया। 7वां घर एफ्लिक्टेड है, 8वां घर एफ्लिक्टेड है, वो उसके ऊपर उसके वो केतु की राशि, वो केतु की उसमें है, केतु की राशि में मंगल एक, और जो छठे घर का लॉर्ड है वो मरकरी है, राइट। तो मरकरी कहाँ बैठ गया, लिटिगेशन हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया, 7वें घर में, मतलब वो शादी में लिटिगेशन शो कर रहा है, राइट। तो हमने देखा 6, 8, 12 यहाँ पर भी एफ्लिक्टेड है, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि इस व्यक्ति का ये जो भी है उसकी मैरिज टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन अब कब टूटेगी इसको हम कंफर्म करते हैं दशा से। देखिए यहाँ पर राहु में मरकरी की दशा शुरू हुई है 22/3/2007 को, राइट। राहु सैटर्न खत्म हुआ, राहु मरकरी शुरू हुआ 2007, 22/3/2007। अब जैसे ही राहु में मरकरी की दशा शुरू हुई, तो लग्न में ये देखिए राहु में मरकरी की दशा, ये राहु 12th में बैठा था, और मरकरी वॉज इन 11th हाउस, तो ये अंतरदशा नाथ वॉज इन 11th हाउस, और
राहु वॉज इन 12th हाउस, तो उसकी मैरिज इमीडिएटली ब्रेक हो गई। और अगर आप इसको उसमें देखेंगे, नवांश में से कंफर्म करेंगे तो नवांश भी इसको कंफर्म कर रहा है। देखिए, नवांश में मरकरी और राहु 7th हाउस में बैठा है। मरकरी लिटिगेशन शो कर रहा है 6th हाउस में बैठकर, 6th हाउस लॉर्ड होकर, जो कि 7th में चला गया। तो इसका मतलब उसका 22 मार्च 2007 को राहु मरकरी की दशा शुरू हुई और इमीडिएटली 27 मार्च को इस व्यक्ति का जो है डिवोर्स हो गया। तो दर्शकों, आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैरिज के लिए कौन से प्लैनेट्स, कौन से हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हमने देखा लग्न 7th हाउस, और तो लग्न को भी एफ्लिक्शन थी, 7th हाउस को एफ्लिक्शन थी, 4th हाउस को एफ्लिक्शन थी, और 8th हाउस को एफ्लिक्शन थी, 12th हाउस को एफ्लिक्शन थी, और यहाँ पर 5th और 7th का कनेक्शन बन रहा था, तो लव मैरिज हुई। इसको हमने कंफर्म किया नवांश में, क्योंकि अगर नवांश कंफर्मेशन नहीं देता तो चांसेस आर लेस। नवांश ने भी कंफर्म किया, दशा ने भी कंफर्म किया, और उसके बाद ट्रांजिट ने भी कंफर्म किया। इसलिए इस लेडी की मैरिज ब्रेक हो गई, और उसके बाद कुछ समय बाद सेकंड मैरिज के भी योगाज आ रहे थे, तो सेकंड मैरिज भी हुई और जो कि सक्सेसफुल रही। तो इस तरीके से आप फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज को किस उम्र में होगी, कैसे होगी, कब होगी, इस तरीके से कंफर्म करेंगे। So if you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर snehkapoor1812@gmail.com पर आइए, राइट। और जो लोग भी मेरे वीडियो को देखें, उनसे मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेकर आती रहूँगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी लर्निंग, मेरा टीचिंग का वे इफ़ यू लाइक, तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो यू शुड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंट।